सो अभी आता हूँ मैं सेल मेम्ब्रेन वाले एरिया पे। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन पे जो है, सो अभी आते हैं सेल मेम्ब्रेन वाले पे। सो सेल मेम्ब्रेन पे होता क्या है कि डिटेल स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन का, हम इसमें स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम ही है, पता ही है हमें। आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब वही चीज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे आई, तो सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हमें काफ़ी अच्छे से खोल खाल के देखा, और उसमें हमने केमिकल पे स्टडीज़ की, और केमिकल के बारे में स्टडीज़ हुई सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से पाए जा रहे हैं, स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसी। सो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करने के लिए ह्यूमन आरबीसी हमने सबसे पहले तो चूज़ की। ओके, ह्यूमन आरबीसी चूज़ की, जो कि साइंटिस्ट को हेल्प किया कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से जानने में मदद करे। सेल मेम्ब्रेन जो है मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है। सो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मेनली बनी हुई है। ओके, इसके बाद इसमें होता क्या है कि मेजर जो लिपिड्स है ना वो फॉस्फोलिपिड है और अरेंज होंगे इन बाइलेयर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है वो अरेंज इन बाइलेयर, ऐसा फॉर्म रहता है। ओके, सो ऐसी ऐसी लेयर्स बनी रहती हैं। सो बाइलेयर रहता है क्या, लिपिड, वो भी फॉस्फोलिपिड। अरेंज बाइलेयर, जो लिपिड है वो अरेंज रहेगा मेम्ब्रेन के पोलर हेड, मतलब वही कि इसका जो ये सर वाला है ये पोलर है, और ये वाला जो मतलब टेल वाला पार्ट है ये नॉन पोलर है, मतलब हाइड्रोफोबिक है ये, तो अंदर साइड रहता है, और ये हाइड्रोफिलिक है पोलर वाला, मतलब उसका हेड पार्ट जो हेड है मेरा पोलर हेड वो आउटसाइड रहेगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड पे रहेगी, ऐसे ऐसे। सो हाइड्रोफिलिक ये वाला हाइड्रोफिलिक है, और ये जो अंदर घुसा हुआ है ये मेरा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसीलिए अंदर घुसा है ताकि पानी से कॉन्टेक्ट में आए। जो टेल है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी हुई होती है, ठीक है ना। नॉन पोलर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑफकोर्स नॉन पोलर रहते हैं तो उनको पसंद नहीं रहता। अब इसके बाद होता क्या है कि ये रहता है अपना एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब होता क्या है कि एडिशनली जो फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन रहती है ना उसमें होता क्या है कि कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करता है। सो कोलेस्ट्रॉल कंटेन क्यों कर रहा है, हमेशा कोलेस्ट्रॉल बेकार नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जब एक्सेस होता है या फिर ब्लड वेसल्स के बीच में होता है C2F2, मतलब वही जो उसमें प्रॉब्लम आती है। जो मेरा कोलेस्ट्रॉल है ना ये कंटेन करता है इन एडिशन विद द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की, फॉस्फोलिपिड की ये मेम्ब्रेन है ना। सो ऐसा सो समटाइम्स यहाँ पे मान लो कि तुम्हें मिल गया ये कोलेस्ट्रॉल का एक वो, सो ये फिलअप कर रहा है, मतलब अगर जो छोटे मोटे गैप रह जा रहे हैं तो वो कौन फिलअप कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल कर रहा है। ओके, लेटर बायोकेमिकल जो इन्वेस्टिगेशन की गई रिवील हुआ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसमें हुआ क्या कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है एज वेल एज फॉस्फोलिपिड। ओके, जो रेशियो होता है अपना लिपिड और प्रोटीन का वो मेरा 52 ये है। ओके, सो ज़्यादातर मेरा प्रोटीन एंड लिपिड तो है। ओके, प्रोटीन ज़्यादा है तो मेरा प्रोटीन 52% है, और जो लिपिड है मेरा वो 40% है। ओके, ऐसा ही है क्या, इन ह्यूमन द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट फिफ्टी, तो आरबीसी में क्या है कि जो मेरा प्रोटीन है वो 52:40 है विद द लिपिड। अब होता क्या है कि डिपेंडिंग ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन जो प्रोटीन रहता है वो क्लासीफाई किया गया इन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल पार्ट पे। ओके, इंटीग्रल और पेरिफेरल पार्ट पे क्लासीफाई किया गया है बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, और उसमें वो होता क्या है कि जो प्रोटीन है वो मेरा वो जो है इंटीग्रल प्रोटीन अगर है तो अंदर घुसा रहेगा या फिर पार्शियली है, ठीक है ना। अब इसमें भी दो टाइप का है, एक तो इंटीग्रल जो कि घुसा हुआ है पूरा, और दूसरा है मेरा पार्शियल। इंटीग्रल और पार्शियल है तो जो इंटीग्रल रहता है वो तो पूरा बरीड रहेगा, और पार्शियल वाला जो है वो थोड़ा सा बीच में रहता है, फिर ऊपर से रहता है। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ एक बार इसका डायग्राम, सो अच्छे से देख लेते हैं एक बार कि ये जो पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है, ऐसे 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 बनी है, और बीच बीच में जहाँ छोटी छोटी सी जगह छुट्टी हुई है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो इजीली निकल जाएगा, और जो अंदर घुसा हुआ है वो मुश्किल से निकलेगा। अब होता क्या है कि इम्प्रूव्ड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में प्रपोज किया था हमारा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था हमारा
और चचा ने दिया था सिंगलर और निकोलसन ने 1972 में, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है। मतलब मोस्टली जो सिंगलर और निकोलसन जी का था ना, सो यही एक्सेप्टेड किया 1972 में, जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है कि क्वासी फ्लूइड नेचर जो है, क्वासी फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का, वो हेल्प करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स की और ओवरऑल बाइलेयर। मतलब कि जो दोनों बाइलेयर है ना, इनके बीच में भी मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है? सबसे पहले तो इसकी फ्लूइडिटी मतलब मेज़र की जाती है। एबिलिटी टू मूव ऑफ मेम्ब्रेन इज मेजर्ड बाय फ्लूइडिटी, की एबिलिटी है, घूम भाग रही है, तो उसका जो मेज़र करेंगे उसी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ऐसे वेव्स बना रही है, फिर तैर रही है, कह सकते हो तुम। ओके, जो फ्लूइड नेचर रहता है मेम्ब्रेन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ। जो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है वो हेल्प करता है हमारे लिए, हमारे सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है फॉर सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटर सेलुलर जंक्शंस, वो गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, ये सारे इंटर सेलुलर जंक्शंस। ओके, सिक्रिएशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एंड द रेस्ट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। वही समझ ही आ गया हमको तुम्हें, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमीएबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू नो ना, मतलब ऐसे सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो ऐसे तैर के जा रहे हैं टाइप से। ओके, अब विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ट्रैवल कर जाते हैं, तो उसमें होगा ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, और वहीं पे अगर कि पानी का हो रहा है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू जा रहे हैं, बट विद द हेल्प ऑफ अपना, उसमें क्या है कि वाटर का डिफ्यूजन है, तो उसको ऑस्मोसिस की प्रोसेस के देंगे। ओके, पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास नहीं कर सकते नॉन पोलर बाय मॉलिक्यूल्स को, बाय लेयर को। डेट्स वाई उनको एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, वो इंटीग्रल प्रोटीन जो हमने देखा था उसी पे चेंज होगा। ओके, सो उसी से जो मेरा नॉन पोलर वाले हैं, इट मीन्स जो बेचारे नहीं आ सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर को तो बाइलेयर को कर नहीं सकते क्योंकि लिपिड है, तो उसके लिए उनको एक इंटीग्रल प्रोटीन चाहिए जो कि अपना शिफ्ट कर सके, मतलब कि एक मीडियम प्रोवाइड कर सके जिसमें बीच का जो इधर की ये जो नॉन पोलर वाली एरिया है वो इंटरेक्ट ना करे इससे। सो इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे लेयर है, ऐसे उसके बीच से, तो यहाँ से यहाँ आ रहा है। सो ये बेसिकली कह सकते हो तुम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कि फैसिलिटेट कर दिया है, एक बात सिंपल सा। ओके, कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये सब। और अगर एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एटीपी का यूज़ हो रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और कैल्शियम पोटेशियम पंप लगते हैं उसमें। ओके, अब सेल वॉल की अगर मैं बात करता हूँ, ये नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब माइक्रो मॉलिक्यूल्स को आने नहीं देती है, बट जो माइक्रो हैं काम के हो, ये सब फालतू को नहीं देखती है, अंदर आने देती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखती है काम का है कि काम का नहीं है। ओके, वो प्रोटेक्ट करेगी सेल को फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज या फिर इन्फेक्शन से। ओके, हेल्प करेगी सेल टू सेल इंटरेक्शन कराने में, प्रोटेक्ट करेगी किसी भी इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से, सेफ देगी। ओके, और बैरियर देगी फ्रॉम अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। एल्गी की सेल वॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो वो सेलुलोस, गैलेक्टेंस, मैनेंस, मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट किसकी सेल वॉल में देखने को मिलता है मेरे को? एल्गी की सेल वॉल में मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा विद द मैनेंस, गैलेक्टेंस एंड सेलुलोस। ओके, अब मैं प्लांट की बात करता हूँ तो उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, ये सारा देगा। अब होता क्या है, यंग प्लांट सेल में एक प्राइमरी सेल वॉल होती है, एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल रहती है केपेबल ऑफ ग्रोथ कर सकती है, मतलब वो लिविंग की तरह एक्ट करती है। ओके, प्राइमरी सेल वॉल जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है एज जैसे उसका सेल मैच्योर हो जाता है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल रहती है वो फॉर्म बनती है और साइड ऑफ द सेल, मतलब कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो अंदर रहती है और सेकेंडरी सेल वॉल ऐसे। तो ये मेरी सेकेंडरी है और ये मेरी प्राइमरी है। एक सेकेंड, तो ये चचा जी कह रहे हैं जो प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली डिमिनिश, सेकेंडरी सेल वॉल का जो है फाउंड ऑन नियर। सो अंदर वाली मेरी सेकेंडरी है, बाहर वाली प्राइमरी है, ठीक है।
मिडिल लैमेला क्या है, मेनली कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, होल्ड करेगी नेबरिंग सेल्स को। ओके, और जो सेल वॉल है और मिडिल लैमेला ये ट्रांसफर्ड बाय द, मतलब अगर ऐसा है ऐसा, तो ये वाला और ये वाला अगर जुड़ गया सो इट मीन्स ये मिडिल लैमेला है, और अगर इसके बीच में ऐसे ट्रांसफ़र सा दोनों का वो करा दिया तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ओके, कनेक्ट कर देगा साइटोप्लाज्म से ही नेबरिंग सेल से। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, मतलब मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली रहती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रहेगी, उसका फंक्शन उसके फंक्शंस होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। अब ईआर होता है एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का पार्ट, एंड ईआर रहेगा, जीबी रहेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहेगा, मतलब वही जीबी मतलब गोल्जी बॉडी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम रहेगा, वैक्यूल रहेगा। सो 4 चीज़, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सिसोम नॉट कोऑर्डिनेटेड है विद द अबव कंपोनेंट, मतलब ये एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। सो एंडो मेम्ब्रेन का पार्ट 4 ही है, ईआर, जीबी, लाइसो एंड वैक्यूल। ओके, और ये जो माइट्रो, पेरी और क्लोरोप्लास्ट ये नॉट मतलब पार्ट नहीं है एंडो मेम्ब्रेन के। ईआर जो है वो मेरा प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क है, मतलब रेटिकुलर टाइनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, टाइनी ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है मेरा, जो कि स्कैटर्ड एंड टू द साइटोप्लाज्म। जैसे ये है ना, तो ये यहाँ पे मान लीजिए सेल है मेरा और ये साइटोप्लाज्म से पड़ा हुआ है। ओके, अब होता क्या है कि ईआर जो है डिवाइड करेगा मेरा इंट्रा सेलुलर स्पेस में, और 2 डिस्टेंट कंपोनेंट जो ल्यूमिनल है इनसाइड ईआर और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। सो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिवाइड करेगा इंट्रा सेलुलर पे। सबसे पहले तो 2 डिस्टेंस उसके कंपार्टमेंट होते हैं, पहला ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मेरा इनसाइड है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल मेरा बाहर मतलब साइटोप्लाज्म साइड में है कंपार्टमेंट्स में। ओके, ये सो इधर वाला ये और इधर वाला ये, सो अंदर वाला हो गया मेरा ल्यूमिनल और बाहर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म वाला। ओके, ईआर जो है ऑफन शो राइबोसोम के साथ शो करता है आउटर सरफेस में। अगर वो मेरा राइबोसोम है मेरा सो आरईआर, और अगर नहीं है तो एसईआर हो जाएगा। ओके, आरईआर जो है फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व करेगा सेल एक्टिविटी के लिए, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कराएगी और सिक्रेशन कराएगी। और ये मेरा आरईआर जो है वो एक्सटेंसिव है और कंटिन्यूस है विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इट मीन्स जैसे ये है मेरा न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है मेरी। ओके, ये सो ये मेरा आरईआर का जो फोल्डिंग्स है, सो राइबोसोम वाला, ये कंटिन्यू है विद द न्यूक्लियस। ओके, कंटिन्यू है विद द न्यूक्लियस, ये बताया गया है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस है। अगर यहीं पे न्यूक्लियो एनवेलप हो गया ये सब फलाना ढिमकाना, तो उसके लिए श्योरिटी नहीं है, बट न्यूक्लियस के लिए आ गया तो 100%। स्मूथ एसईआर का काम क्या है, मेजर साइट है लिपिड का काम कराने का, और एनिमल लाइक लिपिड जो है स्टेरॉयडल हार्मोन्स सिंथेसिस ऑफ एसईआर ये सारा काम कराएगा। ओके, और डिटॉक्स जो रहती है मतलब बॉडी को, वो भी यही एसईआर कराता है। दुनिया भर के अगर कचरा जा रहा है बॉडी के अंदर, सो एसईआर ही काम करती है। सो एसईआर जो है मेरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सिंथेसिस करेगी साइट ऑफ लिपिड विपिड बनाने में। गोल्जी अपरेटस की बात करते हैं, कमिलियो गोल्जी भाई साहब 1898 में इन्होंने किया था, और डेंसली स्टेन है विद द रेटिकुलेटरी स्ट्रक्चर, जेनस ग्रीन के साथ शायद करते हैं इसको भी। ओके, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव सेल ऑर्गेनेली है, बैक्टीरिया क्यों कह रहा हूँ मैं। सो दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क सैक लाइक सिस्टर्ने। ओके, ये जो गोल्जी है ना इसमें सिस्टर्ने हैं जो कि 0.5 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर से एक न्यूम मतलब 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर रहता है। ओके, स्टॉक रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे वाला स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है ना। स्टैक्ड रहेंगे कैसे, पैरेलली, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे कर दिया तो भी चल जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, पर ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये गलत है। ओके, और इसीलिए ऐसे 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 स्टैक्ड रहेंगे पैरेलली। ओके, वेरियाइड मतलब बहुत सारे सिस्टर्ने होंगे। ओके, क्रिस्टर्ने, सिस्टर्ने बोलो ज़्यादा ठीक है गोल्जी अपरेटस के लिए। कोसेंट्रिकली अरेंज्ड है, कोसेंट्रिकली। ओके, अगर इसेंट्रिकली बोल दिया तो गलत है, को इंसेंट्रिक बोल दिया मतलब कि ऐसे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे वाला, सो तो ठीक है। को इंसेंट्रिकली अरेंज रहेंगे, कॉन्वेक्स हैं। अगर कॉन्वेक्स वाला एरिया है, मतलब कॉन्वेक्स के वैसे रहता है, कॉन्वेक्स ऐसे रहता है। सो कॉन्वेक्स वाला अगर है तो इसको पहले हम सिस फेस बोल सकते हैं, फॉर्मिंग फेस बोल सकते हैं, या फिर हाँ ठीक है, फॉर्मिंग फेस बोल सकते हैं।
अब अगर कॉनकेव वाला है सो इसको हम ट्रांस फेस बोल सकते हैं, सबसे पहला मैच्योरिंग फेस बोल सकते हैं। केव मैच्योर हो रही है, ठीक है, इंटायरली डिफरेंट और इंटरकनेक्टेड रहती हैं। सो अब होता क्या है कि सिस और जो ट्रांस फेस रहते हैं ऑर्गेनली ये एक दूसरे से काफ़ी अलग रहती हैं पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। अब मुंह है भाई, किसी का केव की तरह है, किसी का कॉन्वेक्स की तरह है, तो तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो कि दोनों मतलब सेम है शक्ल के, नहीं दिख सकते, सिंपल सी बात है। शक्ल दोनों का मतलब कुछ भी हो पर काम दोनों एक ही कर रहे हैं, इसलिए परफॉर्म करेंगे इंटरकनेक्टेडली। ओके, परफॉर्म करेगा साथ साथ, शक्ल सूरत अलग अलग है। गोल्जी भाई जो है हमारे ये परफॉर्म करेंगे फंक्शन ऑफ पैकिंग का, मटेरियल्स का। ओके, पैकिंग का काम करते हैं मटेरियल्स के। डिलीवर करेगा इधर इंटरसेल्युलर और सीक्रेट करेगा आउट ऑफ द सेल, मतलब अंदर भेजेगा या फिर बाहर भेजेगा। मटेरियल जो है पैक करेगा एंड फॉर्म करेगा उसको वेसाइकल, जो ईआर के साथ फ्यूज़ करेगा विद द सिस, और गोल्जी प्रोटेस्ट मूव करेगा टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। सो इट मीन्स होता क्या है कि ईआर के साथ फ्यूज़ रहेगा विद द सिस फेज। ओके, अभी मैंने बताया सिस फेज जो है फॉर्मिंग फेज है, तो सिस फेज से सामान आएगा, उसको गोल्जी प्रोटेस्ट मूव करेगा मैच्योरिंग फेज में, और मैच्योरिंग फेज पे के बाद वो निकाल देगा मैच्योरिंग फेज से, तो वेसिकल के साथ निकाल देगा प्रोडक्ट पैक करके। ओके, यही एक्सप्लेन करता है कि गोल्जी प्रोटेस्ट जो है रिमूव करेगा क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो गोल्जी प्रोटेस्ट क्लोज एसोसिएशन शो करता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्रू। नंबर ऑफ प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस करेगा बाय द राइबोसोम ऑन द आर, तो उसमें होता क्या है कि ये सारा तो कर दिया उसने आर के साथ प्रोटीन मॉडिफाई। अब होता मतलब प्रोटीन तो बना दिया, अब जो मॉडिफाई करने का काम है प्रोटीन को वो कौन कराता है, मेरा हमारे गोल्जी भाई साहब। गोल्जी भाई साहब हमारे प्रोटीन को जो बस सिस्टम में बने थे वहाँ पे जाके मतलब आर में बने थे उसको सिस्टर्ने में वो मॉडिफाई करते हैं बाय द गोल्जी एपरेटस। ओके, गोल्जी एपरेटस जो है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ अर्थ है, इसके फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, जी से ग्लाइको, सो जी से अपना ग्लाइकोप्रोटीन, जी से अपना ग्लाइको लिपिड। ओके, सो गोल्जी भाई साहब का क्या काम है, सबसे पहला पैकिंग का काम आएगा। ये गोल्जी भाई साहब हमारे ईआर के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहेंगे। ओके, और एसोसिएटेड रहेंगे आर का, मतलब प्रोटीन जो है उसको मॉडिफाई कराएंगे, मतलब पैकिंग वैकिंग करा के रिसाइकल से भेजेंगे अपना, सिस फेज में आएगा फॉर्मिंग फेज से और ट्रांस फेज से निकलेगा। ओके, अगर मैं लाइसोसोम की बात करता हूँ सो इसमें होता क्या है कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रोसेस्ड करेगा, मतलब लाइसोसोम में बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर है जो कि अपना बनेगा कैसे, जब पैकिंग हो जाएगी बाय अपना गोल्जी एपरेटस। ओके, सो लाइसोसोम बनेगा तब। अब ये होता क्या है कि ये लाइसोसोमल वेसिकल होते हैं ना, ये फाउंड होते हैं वेरी रिच और ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम के साथ। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब कि सारे एसिडिक वाले। ओके, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का कंट्रेक्शन ज़्यादा हो, जैसे हाइड्रोलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, हाइड्रोलेज। सो ये सारा अपना डाइजेस्ट करने की इनके अंदर पावर रहती है। सो लाइसोसोम क्या है, एक थैला है जिसमें मेरा H पॉजिटिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि कचरा खाने में, डाइजेस्ट करने में, जो कि ख़त्म हो चुके हैं डेट से, उसको कराने में काम करेगा। ओके, कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, ये सारा कर सकते हैं, इसलिए जो इतना ख़राब वाला एरिया है उसको साफ कर सकते हैं। अब वैक्यूल की अगर मैं बात करता हूँ, सो वैक्यूल की मैं बात करता हूँ तो मेम्ब्रेन बाउंड एक स्पेस है जो कि अपना साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, कंटेन करेगा अपना वाटर, सैप क्या है, ठीक है, जो भी सैप है, वाटर है, सैप मतलब वही निकलता हुआ कुछ होगा स्ट्रक्चर, मतलब जेली टाइप सा। ओके, वाटर है, सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अदर मटेरियल जो कि नॉट यूज़फुल है वो सारा कंटेन करता है। ओके, वैक्यूल्स, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वाटर को वापस से निकाल देगा। टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स में ही टोनोप्लास्ट होता है। ओके, जो वैक्यूल्स में, इसको मैं लिख लेता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत सारे मतलब मैं तो भूल ही जाता हूँ ऑफकोर्स, इसीलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। वैक्यूल्स में टोनोप्लास्ट है और इसकी क्या है, आउटर लेयर है ना, टोनोप्लास्ट, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन है। ओके, सो इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन है दैट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन इज टोनोप्लास्ट। इन प्लांट सेल
कैन वैक्यूल जो है 90% अराउंड तक वॉल्यूम को कैप्चर कर सकता है। टोनोप्लास्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट कराएगा नंबर ऑफ आयंस को और ट्रांसपोर्ट कराता है आयंस को एंड द रेस्ट। ओके, अदर मटेरियल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वैक्यूल, हैंस जो इसका कंसंट्रेशन है वो सिग्निफिकेंटली हाई रहेगा टोनोप्लास्ट का, और वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म, ये सब है। अब यहाँ पे आता है अमोइबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है मेरा, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो हेल्प करेगा मेरा ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन में। अब ऐसे एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि हेल्प कराएगा इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। अमोइबा में कॉन्ट्रैक्टाइल, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल। ओके, लिख देता हूँ, प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल और एमोइबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इसका सिंगुलर फॉर्म है माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल फॉर्म है। यूजुअली स्टेन रहता है ताकि मतलब स्टेन किया जाता है ताकि इजली विजिबल हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे रहते हैं, ज़्यादा छोटे रहते हैं। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है बाय द फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी ऑफ द सेल, मतलब कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है एनर्जी का, सो दैट्स वाई डिपेंड करता है कितना काम कर रहा है सेल। अगर कोई आलसी हो उसमें कम रहेगा, एथलीट में ज़्यादा रहता है। शेप और साइज ऑल्सो वेरी होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी रहती है ऑब्जर्व, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी शक्ल सूरत कितना नंबर है ये सब डिपेंड करेगा कि वो कितना काम कर रहा है, मतलब फिजियोलॉजिकली कितना उसका यूज़ हो रहा है। अगर ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा रहेगा, अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो कम होगा या फिर नॉर्मल होगा। टिपिकली होता क्या है, सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, डायमीटर जो है इसका वो 0.2 से 1 न्यूम रहेगा एवरेज। ओके, लेंथ में 1 से 4 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अब देख लो, आउटर मेम्ब्रेन है ये और इसके अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है। ये पीला वाला पार्ट जो है ये मैट्रिक्स है, और ये जो फोल्डिंग्स है ना इसके अंदर के अंदर वाली, इस फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टे। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, जो ये बाहर की लेयर और अंदर की लेयर है इसके बीच का स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आउटर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन अलग अलग है, ल्यूमन बीच में है, एक्वस कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, ये सब है। सो डेंस होमोजीनियस, ये अगर हेट्रो लिख दिया तो गलत हो जाएगा। सो अपना माइटोकॉन्ड्रियम्स में कैसा है, मैट्रिक्स होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। ओके, इनर मेम्ब्रेन में क्या है, नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स है जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं। गोल्जी बॉडी में सिस्टर्ने था, ओके, और यहाँ पे क्रिस्टे है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे रहता है। ओके, ये तो बहुत सारे मतलब PYQ में भी आ चुका है, सो तुम्हें याद ही होना चाहिए। अब जो क्रिस्टे रहता है ना वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ऑफ कोर्स इतनी सारी इनफोल्डिंग्स ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, सो उसका काम ही है सरफेस एरिया इंक्रीज करने का। अब इसके बाद होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, दोनों मेम्ब्रेन स्पेसिफिक रहती हैं फॉर द एंजाइम। सो बाहर वाली लेयर जो है और अंदर वाली लेयर जो है ये अलग स्पेसिफिक एंजाइम है और इसमें अलग स्पेसिफिक एंजाइम है। सो बोथ जो अपनी मेम्ब्रेन है इसकी माइटोकॉन्ड्रियन की, माइटो की, इसमें होता क्या है कि बोथ स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक हैं, डिफरेंट एंजाइम मतलब डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट है। ओके, ओन है, अलग अलग सी है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जब प्रोड्यूस करेंगे सेलुलर एनर्जी, फॉर्म करेगी ATP, हेंस ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। मैट्रिक्स जो होमोजीनियस है वो पोजेस करेगा सिंगल सेलुलर DNA मॉलिक्यूल्स और कुछ RNA के, और राइबोसोम जो है 70S होगा। जैसे कि हमको पता है प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, और अगर मैं उसका मैथमेटिकली एडिशन करूँ तो 80 रहेगा, मतलब 50 और 30 सब यूनिट है। ओके, सब यूनिट पे 2000, अभी 25 पे आता कुछ डिवाइडेड बाय फिजन, और ये सब डिवाइड करते हैं बाय द फिजन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, कंपोनेंट रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब आते हैं प्लास्टिड के बारे में। सो प्लास्टिड क्या करता है हमारा, प्लास्टिड फाउंड इन ऑल सेल एंड यूग्लिनोइड्स। ओके, यूग्लिनोइड्स, इस पर सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है सेल वॉल। ईजिली ऑब्जर्व रहेगा अंडर द माइक्रोस्कोप क्योंकि ये बड़े बड़े रहते हैं, ठीक है ना। बियर करेंगे सम स्पेसिफिक पिगमेंट थर्स इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स।
टाइप ऑफ प्लास्टिड अलग अलग रहते हैं, क्रोमो, ल्यूको एंड क्रोमो। ओके, क्लोरो। अब क्लोरो वाला क्लोरोफिल रहेगा और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रहेगा, ट्रैप करेगा लाइट को, एसेंशियल रहेगा फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्रोमो जो है फैट सॉल्यूबल है। ओके, सो क्रोमो कैसा है? क्रोमो ये मेरा फैट सॉल्यूबल है। ओके, फैट सॉल्यूबल है, वही कह रहे हो। टेनोइड रहेगा, जेंथो रहेगा, वाई, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर देगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस रहेगा और स्टोर करेगा न्यूट्रेंट्स। सो ल्यूको न्यूट्रेंट स्टोर करेगा, ल्यूको स्टोर करेगा न्यूट्रेंट्स। क्रोमो अपना फैट सॉल्यूबल है, और रेड, ऑरेंज, येलो, और क्लोरो ये फोटोसिंथेटिक है। यहाँ पे हटा दो इससे, फोटोसिंथेटिक है। ओके, क्लोरोप्लास्ट। अब होता क्या है कि इसमें भी ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लास्टिड है जो कि वेरीज करेगा इन द स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से क्या स्टोर करेगा उसके लिए है। सो ये सारा अदर है क्लासिफाइड। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो आ रहा है, सो ये मेरा क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। ओके, अमाइलो। और जैसे कि पोटैटो हो गया, इलायो, OIL, ऑयल, सो स्टोर करेगा ऑयल्स और फैट को। अब एल्यूरो जो है वो प्रोटीन को करेगा। मेजोरिटी ऑफ जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर के रहेंगे, फाउंड इन मीसोफिल सेल्स। लेंस शेप्ड ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, ये सारा रहेगा। और 5 से 10 इसका रहता है लेंथ, और डायमीटर रहेगा 2 से 4। अब नंबर वेरी करेगा 1 से, मतलब क्लामाइडोमोनास में अगर मैं देखूं तो क्लामाइडोमोनास 1%, मतलब उनमें सिर्फ एक ही रहता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है क्लामाइडोमोनास में एक ही पर्सल रहेगा। ग्रीन एल्गी में 40 से, मतलब 20 से 40 हो सकते हैं मीसोफिल सेल्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। अब होता क्या है कि ये जो मेरी है माइटोकॉन्ड्रिया की है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली लेयर और क्लोरो की इनर, तो ये जो है ना लेस परमिएबल है और ये मोर परमिएबल है। इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन कराता हूँ। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा और रिलेटिवली लेस परमिएबल है कंपेयर टू अपना कहाँ लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। स्पेस जो लिमिटेड है इनर मेम्ब्रेन में वो स्ट्रोमा है। चलो डायग्राम दिखा देता हूँ पहले, फिर करते हैं उधर। अब ये सारे जो मेम्ब्रेन है और इधर पे इन दोनों के बीच का अगर मैं बात करता हूँ तो ये स्ट्रोमल लैमेली, लैमेली मतलब तुम ऐसे मान सकते हो स्ट्रक्चर जो कि पाथ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब ये जो ऐसे ऐसे पड़े हुए ना बहुत सारे स्टैक बना हुआ है, स्टैक वाले थाइलाकॉइड्स होते हैं। अब ये ग्रेनम है और ये वाली इनर लेयर है और ये आउटर लेयर है। ओके, सो एक जो है ये ग्रेना है और बहुत सारे ग्रेना ऐसे ऐसे हो गए, सो ग्रेनम। और अगर इनका ग्रेनम का स्टैक मैंने बना दिया तो ये मेरा थाइलाकॉइड, और इन्हीं पे अप्रेस्ड और नॉन अप्रेस्ड पार्ट है। ये मेरा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में अच्छे से पता लगेगा। ओके, ठीक है ना। स्ट्रोमा रहेगा इनर मेम्ब्रेन में, लिमिटेड बाय स्पेस जो है लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमा। और जो स्ट्रोमा, ओके स्ट्रोमा, अरे यार ये बोलना उसकी इनर मेम्ब्रेन का नाम स्ट्रोमा है। सो इनर मेम्ब्रेन जो है ना इसकी, सो इसका नाम है स्ट्रोमा, इनर मेम्ब्रेन। ले लिख ही देता हूँ मैं इसको, इनर मेम्ब्रेन जो है ना इस पर स्ट्रोमा है। ओके, स्ट्रोमा स्पेस लिमिटेड। अब बात करता हूँ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड। ये फ्लैटेंड सैक वाला स्ट्रक्चर रहेगा,
सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको थैलेपॉइड कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोमा रहेगा इसमें, थैलेपॉइड्स अरेंज रहेंगे इस टाइप में पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह, उसको ग्रेना कहते हैं। ग्रेना जो है एक एक करके अगर स्टैक कर दूंगा मैं ग्रेना, तो ग्रेना जो है मेरा वही होगा थैलेपॉइड। ओके, अब होता क्या है कि इंटीग्रेटेड थैलेपॉइड्स, अब होता क्या है कि फ्लैट ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रोमा लेवली जो है वो कनेक्ट रहेंगे विद द थैलेपॉइड और डिफरेंट ग्रेना, और जो मेम्ब्रेन रहते हैं क्लोजली इनक्लोज्ड उसके बीच में अपना ल्यूमन वे रहता है, और जो स्ट्रोमा रहता है क्लोरोप्लास्ट को वो कंटेन करेगा एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। सो क्लोरोप्लास्ट जो है ना ये मेरा क्या क्या कराता है, ये मेरा ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी कराएगा। ओके, कार्बो प्लस प्रोटीन बोथ एंजाइम प्रेजेंट है सिंथेसिस के लिए। कंटेन करेगा स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए राइबोसोम। राइबोसोम जो ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो वो 70S है, और साइटोप्लाज्मिक में जो साइटोप्लाज्म में है वो 80S है, और राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट का है आर स्मॉलर, और जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है दो टाइप के हैं, एक साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। सो क्लोरोप्लास्ट वाला मेरा 70 है, साइटोप्लाज्म वाला 80 है। अब राइबोसोम है क्या, इतना राइबो 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 हो रहा है, ठीक है। सो राइबो है क्या, अब जो ग्रेना स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑब्जर्व था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1950 में, जैसे माइक्रोस्कोपी आई जॉर्ज ब्लाडे ने 1953 में अपना इसको किया। अब इन्होंने देखा कि जो कंपोज्ड ऑफ आरएनए है और प्रोटीन है, सो इससे बने हुए रहते हैं, और ये कोई भी सराउंडेड बाय नॉट मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। ओके, अब यूकैरियोटिक में 80S मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में 70 मिलेगा। दो सब यूनिट है इसकी, एक लार्जर एक स्मॉलर। सो 80S वाले में 60 और 40 है। ओके, मतलब यूकैरियोटिक का 80 है, सो 80 में 60 और 40 100 बनाएगा। ओके, यूकैरियोटिक 100 रहेगा और प्रोकैरियोटिक 80 रहेगा। ओके, ये इसको 60 + 40 80 में वाला रहेगा 50 + 30। ओके, सो 70S। ये जो S है ये सेवडायर की यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 50-30। इसकी डेंसिटी और शेप के बेसिस पे इसको 70 और 80 बोला गया, कंपोज्ड ऑफ 2 यूनिट्स। साइटोस्केलेटन इलैबोरेटेड फिलामेंटस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली वो रहेगा रिफर करता है, ये सारा इसी में पढ़ा रहेगा। सो वो बनाएगा मेरा साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन क्या है, जो इसके सेल रहते हैं मेनली फंक्शन करेंगे मैकेनिकल सपोर्ट का, मोटिलिटी का, मेंटेनेंस का, शेप का। अब बात करते हैं हम सीलिया फ्लैजिला की। सीलिया मतलब सीला ये रहेगा प्लूरल, और सीलियम जो है वो सिंगुलर है। फ्लैजिला के लिए फ्लैजिलम सिंगुलर है। हेयर लाइक मतलब आउटग्रोथ रहेगी। सीलिया जो है छोटे से स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि ओर की तरह मतलब चप्पू की तरह काम करते हैं और मूव कराने में हेल्प करेंगे। और क्योंकि हमें पता है जो सेमी सॉलिड टाइप का जो फ्लूइड है हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें तैरने में मदद करेगा कौन, सीलिया, चप्पू की तरह। ओके, कंपैरेटिवली लॉन्गर रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब जो फ्लैजिला रहता है ना वो कंपैरेटिवली लॉन्गर रहेगा और रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द सेल मूवमेंट। ओके, हाँ, तो अब प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया जो फ्लैजिला रहता है वो बट प्रोकैरियोटिक में भी फ्लैजिला है, यूकैरियोटिक में भी फ्लैजिला है, बट दोनों का डिफरेंट अलग फॉर्म है। सो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक का डिफरेंट है यूकैरियोटिक से। वर्क लाइक ओर, दोनों लोकोमेट्री हैं तो घूमने फिरने में ही मदद करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से सीलिया फ्लैजिलम की भी स्टडी हुई, कवर रहेंगे विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें होता क्या है कि कोर जो रहता है इसको हम एक्सीनीमे कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं। ओके, अब होता क्या है इसमें पोजेस करेगा नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल जो कि रन करेंगे पैरेलली लॉन्गर एक्सिस में। अब एक्सीनोम जो है यूजुअली 9 डबलेट्स रहेंगे रेडियली रेंज, पेरिफेरल पे माइक्रोट्यूब्यूल रहेगा पेयर, मतलब पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स।
सच ऐसे अरेंजमेंट ऑफ एक्सिनियम माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। सो इसका जो है ना, सो 9+2 अरेंजमेंट है इसमें। वेरेज अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूँ तो 9+0 रहेगा उसमें। सो बीच में 2 माइक्रोट्यूब्यूल बड़े वाले, इसका इंटरटेबलेट ब्रिज है, ये इंटरटेबलेट ब्रिज है, दो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, इंटरटेबलेट ब्रिज है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, रेडियल स्पोक्स हैं ये वाले, और ये जो लाल वाली है इसको सेंट्रल शीथ कहते हैं। अब ये जो ए है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ किया है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है। सो ऐसा कुछ दिखता है ये, ऐसे ठीक है। सेंट्रल शीथ रहती है, रेडियल स्पोक, रेडियल 9 स्पोक्स डबलेट इंटरकनेक्टेड विद बोथ सीलिया फ्लैजिला जो है मर्ज करेगा सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर से कॉल्ड बेसल बॉडी से निकलता है। ओके, सो सीलिया फ्लैजिला कहाँ से करेगा, सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर से, और सेंट्रल लाइक स्ट्रक्चर में भी क्या, जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। ओके, अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है। ओके, अब सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पे होता क्या है कि सेंट्रोसोम जो है ना एक ऑर्गेनेली या सिंपल सा जिसमें 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। ओके, और इसी को हम सेंट्रियोल कहते हैं। सराउंडेड बाय एमॉर्फस पेरीसेंट्रिकुलर मटेरियल। ओके, सराउंडेड बाय रहेंगे मतलब ऐसा और ये है, सो ऐसा इसके अराउंड में जो है पेरीसेंट्रिकुलर एमॉर्फस सब्सटेंस मटेरियल है जो कि परपेंडिकुलर लाई करता है 90 डिग्री पे, और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रिन ट्यूबुलर फाइबर के। ओके, ईच पेरिफेरल फाइब्रिन जो है वो ट्रिपलेट रहेगा। ओके, एडजेसेंट रहेगा, वही अपना इसका भी अलग ही है। अप्रॉक्सिमल रीजन में सेंट्रियोल ऑल्सो प्रोटीनिशियस कॉल्ड हब, और इसमें वही रेडियल स्पोक सुपर्स की तरह रहेगा। फ्रॉम द बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजिला स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन करेगा। ओके, सो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम का काम क्या है ये बेसिकली करता क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स को राइज करेगा, और स्पिंडल फाइबर जाके सेंट्रियोल से एनाफेज में अपना तोड़ना ओड़ने में काम करेगा। ओके, हेल्प कराएगा। अब सेंट्रल पार्ट ऑफ कोर्स वो प्रोटीनिशियस रहेगा, और उसमें हब रहते हैं सेंट्रल पार्ट पे, और हब जो है वो कनेक्टेड रहता है विद द रेडियल स्पोक्स जिसमें अपना ट्रिपलेट इसका प्रेजेंट रहेगा। ओके, पेरिफेरल फिर यार मैं बनाई देता हूँ ऐसे। तो हमारे चाचा कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। ओके, अब मैं न्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूँ, न्यूक्लियस जो मेरा फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन 1831 स्टेन वाइज विद द बेसिक डाई। क्यों, न्यूक्लियस जो है मेरा इसमें डीएनए रहता है, डीएनए मेरे को पता है नेगेटिवली चार्ज रहता है। डीएनए जो है वो मेरा न्यूक्लिक एसिड है ना, एसिड मेरा पॉजिटिव एसिड नोट रहता है। सो इसको बेसिक डाई से करूँगा, सो एच पॉजिटिव वाला जो है वो चिप गया। अब जो क्रोमैटिन का टर्म है नेम वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चचा ने दिया था हमें। इंटरफेज में न्यूक्लियस जो है ना वो सेल नॉट डिवाइडिंग फेज में रहता है, हाईली एक्सटेंडेड रहेगा, इलेबोरेटेड रहेगा न्यूक्लियर प्रोटीन, और जो उसका फाइबर रहता है वो क्रोमैटिन रहेगा। सो इट मीन जो इंटरफेज में क्रोमैटिन की तरह ऐसा पड़ा रहेगा, एक्सटेंड रहेगा, एंड इलेबोरेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन रहेगा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स रहेगा, 1 और मोर स्फेरिकल बॉडीज रहेंगी जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पे मैं देख सकता हूँ न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ऐसे वाली चीज़ें प्रेजेंट है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं इसको, न्यूक्लियर कोर मतलब ऐसे वाला स्ट्रक्चर है, इसके बीच में जो छेद है इसको न्यूक्लियर कोर कह रहा है वो, और ये बीच का न्यूक्लियर प्लाज्मा है। ओके, और ये जो डार्क है थोड़ा सा ज़्यादा, ये मेरा न्यूक्लियोलस है। माइक्रोस्कोपी के साथ न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ाया गया, और कंसिस्ट करता है पैरेलल मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द पेरेंट 10 से 50 नैनोमीटर। ओके, और अगर मैं इसको कर दूँ 10 से 50 नैनोमीटर, मतलब ये जो इसकी लेयर है ना ऐसे, अरे यार, तो जो इसकी लेयर है ऐसे ठीक है, ऐसे वाली, सो इसके बीच में जो है 10 से 50 नैनोमीटर है, और 100 से
500 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, इसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, बैरियर बिटवीन द मटेरियल इनसाइड द और साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस और उसके बीच का बैरियर होता है एक तरीके से। अब माइन्यूट पोर्स रहेंगे, फ्यूज़न रहता है दो मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर को, वही बता दिया मैंने, विच ये पैसेज प्रोवाइड करेंगे थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए हो सके, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जा सके दोनों डायरेक्शन में, अंदर और बाहर ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। नॉर्मली एक न्यूक्लियस एक ही सेल पे रहता है। ओके, वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमें देखने को मिलता है, डीकलेक्ट करते हैं नो मोर देन 1 न्यूक्लियाई वाले। तो सम मैच्योर सेल जो होते हैं इवन लैक करते हैं न्यूक्लियस को, जैसे आरबीसी हो गया, वेस्कुलर टिश्यू में अपना शीव ट्यूब सेल हो गया। ओके, इन दोनों में क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। सो न्यूक्लियस एब्सेंट कहाँ कहाँ है इसमें, न्यूक्लियस एब्सेंट आरबीसी और वेस्कुलर प्लांट में मेरा रहेगा शीव ट्यूब सेल्स, न्यूक्लियस एब्सेंट। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करता हूँ, ये कंटेन करेगा न्यूक्लियोलेस में, वही न्यूक्लियोप्लाज्म है पूरा, उसके बीच में सो न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलेस रहेगा और कंटेन करेगा मेरा क्रोमैटिन। न्यूक्लियोलाई जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कंटिन्यू करता है रेस्ट ऑफ द और नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, साइट ऑफ एक्टिव आरएनए। सो न्यूक्लियोलेस यहाँ पे एक्टिव राइबोसोम बन कहाँ रहा है एक्चुअली, सो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है आरएनए के अंदर। सो न्यूक्लियोलेस जो है वो एक्टिव साइट ऑफ आरएनए आरआरएनए सिंथेसिस। ओके, लार्जर मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, एक्टिवली कैरिंग करेगा प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। अब क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है कि इंटरफेस के अंदर न्यूक्लियस जो है लूज पड़ा रहता है, ऐसे फालतू में न्यूक्लियस का फाइब्रिन्स जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, पर डिफरेंट स्टेज जैसे सेल डिवीजन में वो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ओके, अब क्रोमैटिन क्या करता है, डीएनए कंटेन करता है और कुछ बेसिक प्रोटीन रहते हैं जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि बाइंडिंग के लिए काम होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन्स लाइसिन और आर्जिनिन के बने हुए होते हैं, और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी मदद करते हैं, ऑल्सो कुछ आरएनए। सिंगल ह्यूमन सेल्स का जो रहता है वो अराउंड 2.2 मीटर्स लॉन्ग डीएनए रहता है। ओके, अमॉन्ग इट्स 40-60, ठीक है, इसका जो रहता है 46 रहता है क्रोमोसोम। ओके, डीएनए के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है कार्नेटोकोर। ओके, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेंट्रोमियर है। सो डिस्क शेप स्ट्रक्चर है कार्नेटोकोर जिसको बोलते हैं, ये वाला डिस्क शेप स्ट्रक्चर, ये और ये कार्नेटोकोर है। अब इसके बेसिस पे कि कैसा कैसा है, सो ये है मेरा क्या होगा, ये मेटासेंट्रिक, ये सब मेटासेंट्रिक, ये एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक है ना, क्लोज टू एंड है इसमें और एकदम एंड में है, और ये थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा दूर है और ये मिडिल में है। प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन तो मेरे सैटेलाइट हो गए, प्राइमरी जो हमारा सेंट्रोमियर है। टीलोसेंट्रिक टर्मिनल क्रोमोसोम है। कोई क्रोमोसोम जो कि नॉन स्ट्रेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो कॉन्स्टेंट लोकेशन पे रहते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट, उसी को हम सैटेलाइट कहते हैं। ओके, माइक्रोबॉडीज़ क्यों हैं, क्या है ये, मैनी मेम्ब्रेन, बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिसको हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं, और जो कंटेन करेगी एंजाइम्स को जो कि प्रेजेंट होगा बोथ द एनिमल एंड प्लांट सेल्स। ओके, समरी की अगर मैं बात करता हूँ, समरी में क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल और एग्रीगेशन ऑफ सेल्स पे, सेल जो है शेप साइज पे वेरी करता है, फंक्शन पे वेरी करता है, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ये सब होता है, और एब्सेंस पे भी होता है। हेल्थ ऑर्गेनिज्म जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पे अलग अलग डिफरेंट है। ओके, टिपिकल यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लास्ट साइटोप्लाज्म में, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है, आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो दोनों है, सेल वॉल बाहर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, फैसिलिटेट करेगी डिफ्यूजन फॉर सेवरल मॉलिक्यूल्स, एक है नॉन पोलर पोलर के लिए। ओके,
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम गोल्जी जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्या पार्ट हैं वो एक तो हो गया एंडोमेम्ब्रेन का गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसो और वैक्यूल। ओके, ये सारे मेरे मेम्ब्रेन बाउंड हैं। सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म करेगा डिफरेंट, और सेल ऑर्गेनेली जो है परफॉर्म करेगा डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। जो सेल ऑर्गेनेली हैं परफॉर्म तो करेगी डिफरेंट बट स्पेसिफिक, सबका एक एक फंक्शन है और परफॉर्म भी अलग अलग करेगी। ओके, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो है वो उस पर फॉर्म करेगी बेसल बॉडी सीलिया फ्लैजिला पे और फैसिलिटेट करेगी लोकोमोशन। सो इसमें होता क्या है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, बेसल बॉडी से ये राइज होते हैं, फैसिलिटेट करेगा। एनिमल सेल में सेंट्रोल प्रेजेंट रहेगा, स्पेंडल अपैरेटस बनाएगा सेल डिवीजन के टाइम पे, एनाफेज वाली फेज में काम आएगा। माइटोटिक अब न्यूक्लियस कंटेन करेगा, न्यूक्लियाई कंटेन करेगा, क्रोमैटिन का नेटवर्क रहेगा। नॉट ओनली कंट्रोल बस नहीं करता, ये एक्टिवली सारे जो वो हैं उनका रोल हेरिडिटी पे रहता है काम। ओके, जो मेरा न्यूक्लियस है वो हेरिडिटी पे काम करता है। ओके, एक्टिविटीज टू ऑफ ऑर्गेनेल्स। ईआर की अगर मैं बात करता हूँ, कंटेन करेगा ट्यूब्यूल्स या फिर सिस्टर ने गोल्जी बॉडीज़ का दो पार्ट है, आर और एस। ईआर जो है मेरा हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे गोल्जी बॉडी जो है मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल से कंपोज करी, फ्लैटेंड साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, सिक्रेशंस ऑफ सेल पैक्स इन द पैक होगा और ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द सेल। लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके, जो कि कंटेन करेगा एक ये मतलब एक थैला है बेसिकली, इसमें H पॉजिटिव आयंस है जो कि जाके डाइजेस्ट कर देता है मैक्रोमोलेक्यूल्स को, सारे ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। ओके, राइबोसोम जो है वो इंक्लूड करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, अगर साइटोप्लाज्म भी हो सकता है, एसोसिएशन के साथ भी हो सकता है ईआर में। अगर एसोसिएशन है तो आर है। माइटोकॉन्ड्रिया में हेल्प करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, जनरेट करेगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को, और डबल मेम्ब्रेन होगा, आउटर मेम्ब्रेन में अपना स्मूथ रहेगा, इनर पे अपना वन फोल्ड क्रिस्टल रहेगा। प्लास्टिड जो है वो पिगमेंट्स प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेल को प्लांट सेल में, और प्लांट सेल जो है वो क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल रहेगा ट्रैपिंग के लिए, लाइट के लिए क्लोरोप्लास्ट में। अब एनर्जी एसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रेना में होता है, थाइलाकोइड ग्रेनम से बनता है, और जो प्लास्टिड रहता है वो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन रहता है। ओके, और स्ट्रोमा जो है वो डायरेक्ट रिएक्शन का। सो प्लास्टिड और स्ट्रोमा, प्लास्टिड मेरा लाइट रिएक्शन करेगा, स्ट्रोमा मेरा डायरेक्ट रिएक्शन। ओके, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट है वो रहता है मेरा, और विच कंटेन क्लोरोफिल, अदर प्लेटलेट्स वो केराटिनॉइड्स और डेंथोफिल। न्यूक्लियस जो है वो रहेगा एनक्लोज्ड विद द न्यूक्लियर एनवेलप, ऑफ कोर्स डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहेगा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर कोर रहेगा इनर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस रहता है, न्यूक्लियोलस में ही एक्टिव RNA का साइड रहता है। क्रोमैटिन मटेरियल द सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। खत्म हुआ हमारा चैप्टर।